मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने सारणिकों के जो 10 गुणधर्म है उनमें से 5 कल पढ़ लिए थे। आज शेष 5 गुणधर्मों को अपन पढ़ेंगे और उनको एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज का जो है नियम वो है प्रमेय नंबर 6 या नियम नंबर 6। वो नियम नंबर 6 क्या कहता है भाषा रूप में बताऊंगा, पहले इसमें साथ साथ अपन इसको देखते भी चलेंगे। ध्यान देना क्या कहता है नियम। 3 के क्रम की एक सारणिक लेता हूँ। आपके पास एक सारणिक है डेल्टा, जिसके अंदर अवयव हैं A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3। ये आपके पास एक 3 के क्रम की सारणिक है। आपका ये नियम क्या कहता है कि यदि इस सारणिक में किसी पंक्ति या किसी भी स्तंभ, देखो किसी भी पंक्ति ले सकते हैं, यानी 3 में से कोई भी पंक्ति ले सकते हैं या कोई भी स्तंभ ले सकते हैं, उसमें किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के अवयवों का अचर पद से गुणांक, यानी अवयवों का कोई k गुणा ले लो या कोई भी राशि से गुणनफल अगर किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ में जोड़ते हैं तो उससे सारणिक के मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। कैसे नहीं पड़ता, ध्यान देना क्या कह रहा है, वापस समझने का प्रयास करेंगे। जैसे A1, इसमें मैंने जोड़ दिया k A3, फिर B1, इसमें मैंने जोड़ दिया k B3, फिर है मेरे पास C1 जिसमें मैंने जोड़ दिया k C3 और बाकी अवयवों को लिख दिया एज इट इज B2 C2। ये है A3, ये है B3, ये है C3। अब पुनः भाषा को समझना क्या कहा था मैंने कि अगर किसी सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ में, किसी पंक्ति में, तो मैंने पहली पंक्ति ले ली और पहली पंक्ति में क्या जोड़ दिया, किसी अन्य पंक्ति का k गुणा, किन्हीं अन्य पंक्ति में जो अवयव आते हैं उनका k गुणा। k क्या है, एक अचर पद है। तो देखो तीसरी पंक्ति है उसका k गुणा मैंने लिया, ध्यान से समझे, इसका k गुणा मैंने लिया तीसरी पंक्ति का, तो क्या हो गया k A3, k B3, k C3। इसको इन सभी को मैंने किस में जोड़ दिया, पहली पंक्ति के अवयवों में जोड़ दिया। तो आपका नियम क्या कह रहा है कि इससे इस सारणिक और इस सारणिक के मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा, चेक करो। ये एक सारणिक है आपके पास डेल्टा, ये कोई अन्य सारणिक होगी जिसको मैंने बोल दिया डेल्टा 1। अब इसको अपन सोल्व करेंगे, क्लियर है। तो इसमें देखो अवयव है वो योग के रूप में लिखे गए हैं, ठीक है, योग के रूप में अवयव लिखे गए हैं, तो इनको हम अलग अलग सारणिकों के योग के रूप में लिख सकते हैं। कल ही हमने नियम पढ़ा है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको A1, A2, A3, फिर B1, B2, B3, फिर C1, C2, C3 हो गया। फिर यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ आ गया प्लस। अब देखो क्या आएगा, k A3, A2, A3, k B3, B2, B3, फिर k C3, C2, C3। क्लियर है यहाँ तक, आगे चेक करें। ये जो सारणिक है ये बिल्कुल डेल्टा के बराबर आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लिख देंगे वापस डेल्टा प्लस। यहाँ देखो कल हमने गुणधर्म पढ़ा था कि अगर किसी सारणिक में कोई पंक्ति या कोई स्तंभ है किसी अचर पद से गुणा हो रहा है तो उस अचर पद को हम बाहर लिख सकते हैं, तीनों में से कॉमन लेके। तो यहाँ से क्या होगा, ये k तो आ जाएगा बाहर। देखो k यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हमने तीनों से पकड़ के उसको लगा लिया बाहर। उसके बाद में आएगी आपके पास सारणिक, क्या बचेगी, A3, B3, C3, A2, B2, C2, A3, B3, C3। ये क्लियर है, आगे चेक करें। ये डेल्टा हो गया, ये k अचर पद हो गया। यहाँ चेक करें इस सारणिक का मान क्या होगा, तो ध्यान देना कल नियम पढ़ा था कि अगर किसी सारणिक में कोई 2 स्तंभ या कोई 2 पंक्तियां हैं वो सर्वसम हो जाए, ठीक है ना, आइडेंटिकल हो जाए, वो दोनों बराबर हो जाएं, उस स्थिति में उस सारणिक का मान 0 होता है। तो चेक करें यहाँ पे पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति, ये दोनों पंक्तियां सर्वसम हो गई, ये सर्वसम हो गई, इसका मतलब इस सारणिक का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा, इस स्थिति में ये पूरा पद क्या हो गया, 0 हो गया। इस स्थिति में इसका मान आ गया डेल्टा और ये इधर क्या था, डेल्टा 1। चेक करें
डेल्टा 1 को हमने सॉल्व किया, जो हमारे पास किसके बराबर आ गया, वापस डेल्टा के बराबर ही आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये नियम सत्यापित हो गया क्या, कि अगर किसी सारणिक के में किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के अचर पद के गुणांक को जोड़ा जाता है, उस स्थिति में उस सारणिक के मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। क्लियर है? तो ये था इसका नियम नंबर 6। अब आएगा इसका नियम नंबर 7। ये प्रमेय नंबर 7 क्या कहती है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसमें यह है कि आपके पास कोई एक सारणिक है जिसमें अवयव हैं जैसे a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32 और a33। ये आपके पास कोई एक 3 के क्रम की सारणिक है। क्लियर? इसको नियम जो है प्रमेय नंबर 7 वो क्या कहता है, ध्यान से सुने। अगर इस सारणिक में किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के अवयवों को किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के अवयवों के सहखंडों से गुणा किया जाए तो इस सारणिक का मान 0 प्राप्त होता है। क्या कहा, समझने का प्रयास करें। जैसे पहली पंक्ति के संगत इसके सहखंडों के गुणनफल क्या प्राप्त होगा, इस सारणिक का मान क्या प्राप्त होगा, ध्यान देना। a11 है, पहली पंक्ति के लिए हल कर रहा हूँ तो क्या होगा, a11 कैपिटल A11 प्लस a12 कैपिटल A12 प्लस a13 कैपिटल A13। ये आप पढ़ चुके हैं कि किसी सारणिक के मान को उसके अवयवों, पंक्ति या स्तंभ के अवयवों एवं सहखंडों के गुणनफल के योग के रूप में लिखा जा सकता है। ये नियम आप पहले पढ़ चुके हैं, आपको पता है। अब ये नियम क्या कह रहा है प्रमेय नंबर 7 का, कि अगर इसको जैसे a11 है, a12 है और a13 है, इसको अगर मैं इस सारणिक के किसी अन्य पंक्ति के अवयवों से गुणा करवा दूं, जैसे a11 को मैं गुणा करवा दूं a21 से, इसको करवा दूं a22 से और इसको करवा दूं a23 से, और तब इनका करूं योग, तो उस स्थिति में इस सारणिक का मान क्या आएगा, 0 आएगा। या फिर तीसरी पंक्ति से भी हो सकता है, a31 को यदि मैं a11 से इंटू करवा दूं, a32 को मैं a12 से इंटू करवा दूं और a33 को मैं a13 से इंटू करवा दूं, तब भी उस सारणिक का मान क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। क्लियर है? तो ये है आपके नियम नंबर 7। आप खुद करवा के देख लेना, भले आपको जो सहखंड प्राप्त होते हैं उसे किसी अन्य पंक्ति के सहखंडों, अन्य पंक्ति के अवयवों से गुणा करवा के देख लेना, मान कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। क्यों मिलेगा, ध्यान देना। इसको अपन वापस अरेंज रूप में लिखने का प्रयास करते हैं तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा। देखो a11 है, ये क्या है, a11 के संगत सहखंड है ना, इसका मतलब इसको छोड़ा ये वाला जो मान प्राप्त होगा वो a11 है। इसके गुणा में कौन है, a21, इसके गुणा में कौन है, a22, इसके गुणा में कौन है, a23। इसका मतलब ये अवयव हैं, ये यहाँ पे आ गए, तो इसका मतलब हो गया, ये हो गया a21, a22, a23। फिर दूसरे में क्या है, a21, a22, a23। तीसरे में क्या है, a31, a32, a33। अब चेक करो, इस सारणी में देखो दो पंक्तियां क्या हो गई, सर्वसम हो गई। दो पंक्तियां सर्वसम हो गई, दो पंक्तियां सर्वसम होती है तो उस सारणी का मान क्या होता है, 0 होता है। क्लियर है? इसलिए इसका मान क्या प्राप्त हो जाएगा, 0। यह है आपका प्रमेय नंबर 7। इसके बाद में अगली प्रमेय है प्रमेय नंबर 8। वो क्या कहती है, प्रमेय नंबर 8 कहती है कि अगर आपके पास कोई सारणिक है और उस सारणिक में कोई पंक्ति या किसी स्तंभ के सभी अवयव 0 हैं, उस स्थिति में उस सारणिक का मान 0 होगा। कैसे? जैसे ये हो गया a1 b1 c1, ये हो गया a2 b2 c2, और यहाँ तीनों अवयव हो गए 0। उस स्थिति में सारणिक का मान क्या आएगा, 0 आएगा। हल करके देख सकते हैं। तीसरी पंक्ति के लिए हल कर लो, तीसरी पंक्ति के लिए हल करेंगे तो 0 आएगा। 0 के साथ में ये छोड़ा क्या आएगा, b1 c2। ध्यान देना, पहले इस तीसरी पंक्ति के लिए हल कर रहे हैं, इसका चिन्ह क्या होगा, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, इसको छोड़ा, ये क्या हुआ, b1 c2 माइनस b2 c1। क्लियर? किससे गुणा होगा, 0 से गुणा होगा, क्या बन जाएगा, 0।
फिर आएगा -0, यहाँ कोई मान आएगा जो किससे गुणा होगा, 0 से गुणा होगा। फिर +0, यहाँ कोई मान आएगा वो किससे गुणा होगा, 0 से गुणा होगा। इसलिए टोटल मान कितना आ जाएगा सारणिक का, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या समझे इसमें कि अगर किसी सारणिक में कोई पंक्ति या कोई स्तंभ के सभी अवयव यदि 0 हैं, उस स्थिति में उस सारणिक का मान क्या होगा, 0 प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये था इसका प्रमेय नंबर 8। इसके बाद में इसकी प्रमेय नंबर 9 कि आपके पास कोई त्रिभुजाकार सारणिक है। प्रमेय नंबर 9, त्रिभुजाकार सारणिक आपके पास है तो क्या होगा, ध्यान से सुने। त्रिभुजाकार सारणिक क्या होती है, आपने मैट्रिक्स पढ़ी है, बहुत आसान है। त्रिभुजाकार सारणिक 2 चीज़ें पढ़ी थी वहाँ पे आपने मैट्रिक्स में, एक ऊपरी त्रिभुजाकार और एक निम्न त्रिभुजाकार। ध्यान देना, जैसे यहाँ पे मैं अवयव लिखता हूँ ABC, यहाँ लिख दिया मैंने DEF, यहाँ लिख दिया 0 0 0। समझ में आई कुछ बात। मुख्य विकर्ण, यहाँ इसको अग्रग विकर्ण कहते हैं। मुख्य विकर्ण के नीचे सभी अवयव 0 हैं और उसके ऊपर बन रहा है ट्राइंगल, तो ये कहलाती है आपकी ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ठीक है, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स क्या होती थी, जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे सभी अवयव 0, और वह मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर सभी अवयव 0 हैं वो कहलाती थी आपकी निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देखो क्या है, ये बात करें अपन प्रमेय नंबर 9, और इसकी प्रमेय नंबर 9 क्या कहती है कि आपके पास कोई एक त्रिभुजाकार सारणिक है। कैसे कि अगर वहाँ पे अवयवों को एक लाइन के रूप में अपन बनाए तो क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा। उसमें विकर्ण के परितः है, चाहे ऊपर या नीचे, अवयव क्या होंगे, 0 होंगे। इस सारणिक में मुख्य विकर्ण के नीचे वाले सभी अवयव 0 हैं, तो ये कहलाती है एक त्रिभुजाकार सारणिक। ठीक है, तो ये नियम क्या कहता है, अगर आपके पास कोई एक त्रिभुजाकार सारणिक है तो उसका जो मान है वह मुख्य विकर्ण का गुणनफल प्राप्त होता है, केवल और केवल। ये देखो, ये मुख्य विकर्ण है ABC, इनका गुणा क्या हुआ, ABC आया, तो इसका मान यही आएगा। आप सोल्व करके देख लो। तो एक चीज़ और ध्यान में रहे, आपको किसी सारणिक को कैसे हल करें कि उसका उत्तर जल्दी से जल्दी आ जाए, तो नियम तो आपने पढ़े ही है कि भाई सारूस नियम से अपन कर सकते हैं। तो लेकिन इसके अलावा भी क्या है, ध्यान देना, अगर किसी सारणिक में, किसी पंक्ति में या किसी स्तंभ में अगर 0 आ रहे हैं तो अधिकतम 0 जिस पंक्ति या स्तंभ में आ रहे हैं उसी के लिए आप उस सारणिक को हल करें तो आपके पास रिजल्ट जल्दी मिलेगा। क्योंकि अगर 0 वाले से आप करेंगे तो उसको किसी भी पद से गुणा करेंगे 0 को, तो लास्ट में आंसर 0 ही आएगा, तो वो कैलकुलेशन आपकी जल्दी से हो जाएगी। जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं कि पहले स्तंभ में कितने 0 हैं, 2 0 हैं, तो अपन इस सारणिक को पहले स्तंभ के लिए ही हल कर लेते हैं ताकि उत्तर जल्दी मिलेगा। कैसे, ध्यान देना, A ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये क्या हुआ BC, F को 0 से गुणा किया, -0, फिर -0, तो -0 आ गया, किसी से भी इंटू होगा 0 ही आएगा, और फिर +0, ये भी किसी से गुणा होगा 0 ही आएगा, तो आपको ज़्यादा हल करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अब चेक करें, इसको गुणा करें, क्या आ गया ABC, और ये क्या कह रहा है, ABC आ रहा है। इसका मतलब आपकी प्रमेय नंबर 9 क्या कहती है, फिर से सुने, अगर आपके पास कोई त्रिभुजाकार सारणिक है तो उसका जो मान है वह मुख्य विकर्ण का गुणनफल होता है, यानी मुख्य विकर्ण के अंदर जो अवयव आते हैं उनका गुणनफल जो आएगा वही उस सारणिक का मान होगा। क्लियर है, तो ये थी आपकी प्रमेय नंबर 9। इसके बाद में आती है प्रमेय नंबर 10। प्रमेय नंबर 10 है कि आपके पास कोई सारणिक है, उस सारणिक में, प्रमेय नंबर 10, आपके पास कोई सारणिक है और उस सारणिक में यदि अक्ष आ रहा है, देखो ऐसे तो कांस्टेंट वैल्यू आती है, कोई भी मान आता है ABC के रूप में, लेकिन आपके पास कोई एक सारणिक आती है और उस सारणिक में अक्ष मान आ रहा है, क्या मान आ रहा है, अक्ष, और या फिर अक्ष का आ रहा है बहुपद। उस स्थिति में अपन अक्ष का मान यदि A रखें, A मतलब कोई भी मान होता है, अक्ष का मान A रखें या कोई भी कांस्टेंट वैल्यू रखें और उस सारणिक का मान 0 हो जाए, उस स्थिति के अंदर अक्ष -A जो है वह उस सारणिक का एक गुणनखंड होता है। क्लियर है, ध्यान देना। कैसे, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सारणिक है जिसके अंदर मान है अक्ष -A, अक्ष -A, अक्ष -A, यहाँ आ जाएगा B C D E F G।
ये आपके पास कोई एक सारणिक है। क्लियर है? अब इस सारणिक में देखो कि इस सारणिक में क्या अक्ष आ रहा है क्या? बिल्कुल अक्ष आ रहा है। अक्ष एक बहुपदीय फलन है, बहुपदीय चरमान है, अक्ष है। अब प्रश्न क्या कहता है, यदि अक्ष का मान a रखें तो इस सारणिक में देखो अक्ष का मान क्या रखेंगे अपन? a रखेंगे। अक्ष का मान a रखने पर ये जो सारणिक है इसका मान क्या होगा? a माइनस a क्या बनेगा? 0 0 0 b c d e f g। इसमें पहली पंक्ति के सभी अवयव 0 आ गए तो इस सारणिक का मान क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। इसका मतलब अक्ष माइनस a जो है, क्योंकि अक्ष बराबर a है ना, अक्ष बराबर a रखने पर सारणिक का मान 0 हुआ तो a को इधर लो तो ये गुणनखंड क्या बनेगा? अक्ष माइनस a बराबर 0। तो अक्ष माइनस a बराबर 0 जो है वो इस सारणिक डेल्टा का क्या कहलाएगा? एक गुणनखंड कहलाएगा। क्लियर है? अगर फॉर एग्जाम्पल एक दूसरा एग्जाम्पल और ले लेते हैं, यहां मैं कर दूं 3 3 3। उस स्थिति में अक्ष का मान क्या रखेंगे? उस स्थिति में अक्ष का मान क्या रखेंगे? a की जगह क्या रखेंगे? 3 रखेंगे और अक्ष बराबर 3 रखने पर यही प्राप्त हो जाएगा। तो सारणिक का मान क्या मिल गया? 0 मिल गया। इसका मतलब गुणनखंड क्या होगा? अक्ष माइनस 3 बराबर 0 इस सारणिक का एक गुणनखंड होगा। क्लियर है? तो ये आपका था नियम नंबर 10। तो आज 1 से लेकर 10 तक के नियम आपके कंप्लीट हो गए हैं 2 दिन की क्लास में। आपको आज के नियम तो पढ़ने ही हैं, साथ साथ 1 से लेकर 10 तक के नियम हैं, इनको क्रम से याद भी रखना है और इस पे डिपेंडेंट जो एग्जाम्पल है वो आज आपको और दिए जाएंगे, जिनको आपको नियमों के द्वारा ही हल करना है। तो आपका उसका आंसर है वो जल्दी से जल्दी मिलेगा। क्लियर है? तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।